यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और फ्रेंड्स आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग एनएम फर्स्ट ईयर के प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग जो पेपर 3 है उसके सेक्शन ए में यूनिट 3 को देखेंगे, जिसमें है रोग क्षमता एवं शरीर रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं, इम्यूनिटी एंड बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। तो चलिए हम लोग इसमें पहला टॉपिक देखते हैं, शरीर रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसका डेफिनेशन है, व्यक्ति के शरीर की रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता अथवा प्रतिरोधक क्षमता को ही शरीर की रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं कहते हैं। इस क्षमता द्वारा ही शरीर के विभिन्न भाग रोगाणुओं के संपर्क से बचे रहते हैं। इसका प्रकार है, टाइप्स जो है, शरीर की निम्न 2 प्रकार की क्रियाविधियों द्वारा रोग उत्पादक जीवों के संक्रमण से रक्षा होती है। पहला है अवशिष्ट प्रतिरक्षा क्रिया विधि, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, और दूसरा है विशिष्ट रोगक्षम अनुक्रियाएं, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस। तो पहला है अवशिष्ट प्रतिरक्षा क्रिया विधि। कई प्रकार की प्रतिरक्षा क्रिया विधि होती है जो पहले संक्रमण होने पर निर्भर नहीं होती, अर्थात ये प्रतिरक्षा क्रिया विधि उस व्यक्ति में कार्य करेगी जिसका पहली बार ही संक्रमण से सामना हो रहा है। ये संक्रमण को पहले से रोकती है। यदि ये क्रिया विधि द्वारा संक्रमण नहीं रुकता है तो विशिष्ट रोगक्षम अनुक्रियाएं का महत्व होता है। अवशिष्ट प्रतिरक्षा क्रिया विधि निम्न प्रकार की होती है। पहला है रोगाक्रमण की रोकथाम, प्रिवेंटेशन ऑफ इन्वेजन। दूसरा है रोगाक्रमण हो जाने के पश्चात की उस अविशिष्ट क्रिया विधियां। तीसरा है संपूरक प्रणाली। तो पहला है रोगाक्रमण की रोकथाम। शरीर चारों तरफ से रोगोत्पादक एवं रोग अनुत्पादक दोनों प्रकार के जीवों से घिरा होता है। निम्नलिखित के द्वारा रोगाक्रमण की रोकथाम हो जाती है। त्वचा द्वारा, श्लेष्मिक झिल्लियों द्वारा, स्रावों के द्वारा और रचनाओं की यांत्रिक व्यवस्था के द्वारा इसकी रोकथाम हो जाती है। इसमें पहला है स्किन, त्वचा। त्वचा बहुत से रोगोत्पादक जीवाणुओं के प्रति अवरोधक होती है। इसके कारण जीवाणु प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसके स्रावों में प्रतिजीवाणु गुण होते हैं। फिर भी कभी कभी स्टेफाइलोकोकस और यह जीवाणुओं के रोम छिद्रों से होकर त्वचा में प्रवेश कर जाने पर हेयर फॉलिकल्स, सिबेसियस ग्लैंड्स एवं स्किन की अवत्वची परतों का सूत होने पर बालतोड़, बॉयल से या फुंसियां फनिकल्स हो जाती हैं। यह प्रायः मधुमेह के रोगियों या अति ग्लूकोज रक्तता, हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति में निकलते हैं। दूसरा है श्लेष्मिक झिल्लियां, म्यूकस सरफेस। नाक, मुंह एवं योनि आदि की श्लेष्मिक झिल्लियों में पाए जाते हैं। एक श्लेष्मिक स्राव में इससे भीगी होती है जो जीवाणुओं को फंसा लेता है एवं भीतर नहीं जाने देता है। चिकित्सीय विधि द्वारा जीवाणुओं को श्लेष्मा के साथ अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट है स्राव, सिक्रेशन। शरीर के सभी अंग जो बाह्य वातावरण के संपर्क में होते हैं स्राव उत्पन्न करते हैं। ये अधिकतर वहां पर स्थित होते हैं जहां जीवाणु आक्रमण का सबसे अधिक खतरा होता है। श्वास नलियों के स्राव जीवों को लपेट लेते हैं एवं स्राव का बहाव श्वास नलियों की भित्तियों पर विद्यमान रोमकों सिलिया की क्रिया द्वारा एल्वियोली से विपरीत दिशा में होता है, जिससे रोगाणु फेफड़ों के भीतर एल्वियोली में प्रवेश नहीं कर पाते और बाहर निकल जाते हैं। कंजक्टिव के स्रावो लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम पाया जाता है। जीवाणु नष्ट हो जाते हैं एवं आंसुओं के बहने पर वे धुल जाते हैं। स्राव अम्लीय या क्षारीय हो सकते हैं, जैसे पसीना, वयस्क योनिगत स्राव एवं जठरी रस, गैस्ट्रिक जूस आदि अम्लीय होते। पित्त, बाइल क्षारीय होते हैं। आंसुओं में नसिका, श्लेष्मा एवं थूक आदि में एक प्रतिजीवाणु जो पदार्थ एंजाइम लाइसोजाइम होता है, जिसके कारण जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जब कोशिकाएं विषाणुओं से संक्रमित हो जाती हैं तो उनसे इंटरफेरॉन नामक एक प्रोटीन पदार्थ स्रावित होता है, जिसके आसपास की असंक्रमित कोशिकाओं की विषाणु संक्रमण से सुरक्षा होती है। डी है रचनाओं की यांत्रिक व्यवस्था। रचनाओं की यांत्रिक व्यवस्था के कारण रोगाक्रमण की रोकथाम होती है, जैसे सांस द्वारा। दूसरा है रोगाक्रमण हो जाने के पश्चात की अविशिष्ट क्रिया विधियां। पहला है शोथ, दूसरा है बच्च कोशिकाओं की क्रिया। पहला है शोथ, इन्फ्लामेशन। चोट लग जाने, रासायनिक क्षोभक अथवा अन्य क्षोभक के प्रभाव से शोथ उत्पन्न हो जाता है। इससे लाली, सूजन, उष्मा या दाब, वेदना या दर्द आदि मुख्य चिन्ह होते हैं। रक्तवाहिनियों की भित्तियों से होकर बाहर ऊतकों में पहुंचने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं भक्षक कोशिका क्रिया द्वारा ऊतकों में पहुंचे सूक्ष्म जीवों का भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती है। दूसरा है फैगोसाइटोसिस, भक्षक कोशिका क्रिया। यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें भक्षक कोशिकाएं सूक्ष्म जीवों द्वारा क्षतिग्रस्त ऊतकों, तत्वों एवं अन्य बाह्य पदार्थों को निगल लेती हैं एवं उनका पाचन हो जाता है। सूतज प्रक्रिया में रक्तवाहिनियों की भित्तियों से होकर बाहर आने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी में से न्यूट्रोफिल एवं मोनोसाइट भक्षक कोशिकाएं फैगोसाइट्स होती हैं। न्यूट्रोफिल बहुत ही सक्रिय भक्षक कोशिकी होते हैं, जबकि मोनोसाइट्स इतनी सक्रिय भक्षक कोशिकी नहीं होती, परंतु जब ये तीव्र सूतज विच्छेदी की बाद की अवस्थाओं में सूतज ऊतकों में पहुंचती है तो बृहद भक्षक कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है, जो परिमाण में बड़ी होती है एवं जिनकी उपापचयी सक्रियता और गतिशीलता एवं भक्षक कोशिकी क्षमता बड़ी होती है। तीसरा है संपूरक प्रणाली, कंप्लीमेंट सिस्टम। संपूरक सामान्य व्यक्ति के रक्त सीरम में पाया जाने वाला प्रोटीनों का एक समूह होता है, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी संयोजन के साथ संयुक्त होने तथा एंटीजन को रोग क्षम संस्थान की क्रियाशीलता में प्रति अति संवेदनशील बनाने का गुण होता है। यह एंटीबॉडी की एंटीजन के ऊपर होने वाली क्रिया को पूर्ण करता है, अतः इसका नाम संपूरक कंप्लीमेंट पड़ा। संपूरक के साथ विशिष्ट एंटीबॉडी आईजीजी एवं आईजीएम प्रतिक्रिया करती और यह एंटीजन एंटीबॉडी संयोजन से सक्रिय हो जाता है। संपूरक के C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 एवं C9 ये 9 घटक होते हैं। संपूरक घटक C3 जीवाणुओं एवं अन्य कोशिकाओं का अपघटन कर उन्हें नष्ट कर देता है। दूसरा है विशिष्ट रोगक्षम अनुक्रियाएं, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। किसी रोग, विशेषकर किसी संक्रामक रोगों के प्रति प्रतिरोध शक्ति के होने
अथवा उसे सुरक्षित होने की अवस्था को रोग क्षमता या इम्यूनिटी कहा जाता है। और एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया इम्यूनिटी का आधार हो जाने से उस रोग से लड़ने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे उस रोग के जीवाणुओं अथवा विषाणुओं आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। सामान्य प्रतिरक्षा क्रिया विधियों द्वारा मनुष्य की आक्रामक सूक्ष्म जीवों से रक्षा होती है, परंतु किसी विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव के प्रति नहीं होती। इस प्रकार की प्रतिरक्षा क्रिया विधियों द्वारा उत्पन्न रोग क्षमता अविशिष्ट रोग क्षमता कहलाती है। इसके विपरीत किसी विशेष संक्रामक सूक्ष्म जीव के प्रति प्रतिरक्षा क्रिया विधि से उत्पन्न रोग क्षमता विशिष्ट रोग क्षमता कहलाती है। विशिष्ट रोग क्षमता का और रोग क्षमता स्थान विशिष्ट संक्रामक जीवों के प्रति कैसे अनुक्रिया करता है, इनका अध्ययन करना रोग क्षमता विज्ञान कहलाता है। रोग क्षमता स्थान बहुत सी कोशिकाओं विशेष रूप से लिम्फोसाइटों और अंगों जैसे थाइमस ग्रंथि से बना होता है, जिसके द्वारा मनुष्य में संक्रामक जीवों के प्रति विशिष्ट रोग क्षमता उत्पन्न हो जाती है। विशिष्ट रोग क्षम अनुक्रिया जब भक्षक कोशिकाओं द्वारा सूक्ष्म जीवों आदि का अंतर्ग्रहण करके उन्हें मारकर उनका पाचन किया जा रहा होता है, तो लसिका संस्थान लिम्फेटिक सिस्टम में लसिका कोशिकाएं लिम्फोसाइट्स विशिष्ट रोग क्षम अनुक्रिया की तैयारी करने लग जाती, जो फिर अविशिष्ट प्रतिरक्षा क्रिया विधियों की सहायता के लिए तत्पर हो जाती। इनके अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रियाओं का समावेश होता है। रोगक्षम अनुक्रिया का आरंभ, दूसरा है विशिष्ट रोगक्षम अनुक्रिया की कार्यवाही। बी लिम्फोसाइट एवं एंटीबॉडी उत्पादन होता है। टी लिम्फोसाइट एवं कोशिका मध्यस्थ रोग क्षमता होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म शरीर रक्षात्मक प्रतिक्रिया के बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया। आप लोग इसमें से नोट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रोग क्षमता या प्रतिरोधकता इम्यूनिटी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।